तो बात करेंगे आज के वीडियो में एक काफ़ी बढ़िया टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसका टर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो आप लोग बने रहें चैनल के साथ और वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए। ये आपको इंटरमीडिएट क्लास के लिए भी और साथ साथ में बीएससी डिग्री 2, डिग्री 3 या डिग्री 1 जिसमें भी इस तरह का टॉपिक होगा तो आपको ये बहुत हद तक मदद देगा। तो चलिए मैं कुछ सबसे पहले बेसिक से बता रहा हूं आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और स्ट्रांग हो सके। ऑसिलेशन के बारे में आपको बहुत हद तक मालूम होगा कि ऑसिलेशन क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बता देता हूं। ऑसिलेशन का मतलब होता है, मान के चलो ये यहाँ पे कुछ इस तरह का केस है और इसमें आपको ये स्प्रिंग के साथ ये जो ब्लॉक है ये क्या है, अटैच्ड है। तो ये जो x बराबर 0 आपको दिख रहा है ये आप जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है या आप इसको मीन पोजीशन भी बोल सकते हो। जैसा आप बोलो मतलब मीन पोजीशन वैसा पोजीशन है जहां पे नेट फोर्स आपका 0 होगा। तो बात करते हैं क्या होता है अगर आप मान लो इस ब्लॉक को मीन पोजीशन से इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हो, मान के चलो यहां तक समथिंग, यहां तक आपने इसको डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेसमेंट इसका x हो गया। मैं इसे आगे और थोड़ा डिटेल में चर्चा करूंगा। यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट आपने इधर को करा तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा या एक्सलेरेशन का वो आपको इधर होगा, मतलब मीन पोजीशन की तरफ वो वापस जाएगा। तो एक्सलेरेशन भी क्या होगा आपका इधर होगा। तो आपने अगर पहले ब्लॉक को डिस्प्लेस किया तो इसलिए कहा गया है कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब एक्सलेरेशन वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सलेरेशन भी बढ़ जाएगा। अगर हम ऐसा सिचुएशन माने कि इस टाइम पे ब्लॉक मान लो यहां था, अब मान लो ब्लॉक यहां पे है, सपोज कर लेते हैं। तो अब ये मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट x डैश हो गया। तो जब इसको हम इधर एक्सेलरेशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा a डैश। ये x डैश क्या है, x से बड़ा है। तो ये इस तरह का जो मोशन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये मतलब SHM कहते हैं। यहाँ पे तो ये ऑसिलेशन हो रहा है और इस तरह के मोशन को हम बेसिकली SHM कहते हैं। ये इसको तो ऑसिलेशन हम बोलते हैं। जो यहाँ पे इसको अगर छोड़ देंगे तो ये इधर से उधर, ये टू एंड फ्रो जो इसको बोलते हैं, इधर उधर करेगा, तो इसे हम ऑसिलेशन घटना कहते हैं। और यहाँ पे जो हमने डिस्प्लेस किया और एक्सलेरेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्प्लेसमेंट का, इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की घटना कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहता है कि एक्सलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि हम क्लास 11 से पढ़ते आए हैं। फ्रॉम इक्विलिब्रियम, बोलिए इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्यू का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलिए आपको एक डायग्राम यहां पे दिख रहा होगा एकदम अच्छे से। इस डायग्राम में आप गौर करोगे कि ये O जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये B और A क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो आप जानते हैं कि फोर्स का जो मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इस टाइम पे, ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो मीन पोजीशन से जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस ऑब्जेक्ट का, ये हमने x मान लिया। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, गौर करो बात को। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन जो है वो किधर होगा, मीन पोजीशन की तरफ हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट, फोर्स मतलब एक्सलेरेशन का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, कहने का मतलब। तो यहां से आपको ये क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो डिस्प्लेस कर रहा है ये बॉडी, यहां पे मान लो ये कोई बॉडी है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है इस मीन पोजीशन पे बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी यहां पे हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारा यहाँ पे, मिनिमम होगा। लेकिन हम जैसे जैसे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब बी की तरफ ये पार्टिकल बढ़ते जाता है, वैसे वैसे वेलोसिटी उसका क्या होते जाता है, कम होते जाता है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचते ही वेलोसिटी यहाँ पे आपको 0 हो जाएगा। उसी तरह जब वापस ये बी से मीन पोजीशन की तरफ आता है, डायग्राम में एकदम गौर करो आप, मीन पोजीशन मतलब ओ की तरफ, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, तो इसका वेलोसिटी फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इस मीन पोजीशन पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² बोल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम। उसी तरह जब आपका पार्टिकल इधर को जाता है तो फिर ये क्या होता है, आपको डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अब इस वाले में इधर को हो गया,
तो ये पार्टिकल आपका वेलोसिटी फिर स्लो हो जाता है, मतलब ये आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और इस पोजीशन पे आपके एक्सट्रीम पोजीशन, इस साइड वाले का ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। मिनिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वही पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कॉन्फिगरेशन एंड कंडीशन। जैसे कि हम mgh वगैरह फॉर्मूला से लिखते हैं, तो खैर हम उतना यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको बाएं तरफ जाने पर भी क्या होगा, मीन पोजीशन की तरफ जाता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। यहां से ये बात आपको क्लियर होगा। ये हम लोग लीनियर मतलब लीनियर वाले केस में देख रहे हैं, रोटेशनल वाले में भी समझेंगे, इसको हम पहले लीनियर वाले में समझते हैं। तो आपको स्क्रीन पे एक क्लिप शो हो रहा होगा। इसी तरह से हमें कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखने को मिलता है। बॉडी या ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो बोले या बैक एंड फोर्थ ऐसे होते रहता है आपका ऑसिलेशन इधर से इधर, जैसे कि मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम बोल सकते हैं। एक रिजिड बॉडी लगा हुआ रहता है, जैसे ये मान लीजिए ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए, लेकिन मैंने फिर भी उसको डायग्राम से क्लियर कर दिया। तो चलिए इसका हम एसेंशियल कंडीशन देखते हैं। मान के चलो कि ए जो है लीनियर एक्सेलरेशन है, ए जो है ये लीनियर एक्सेलरेशन है। इस डायग्राम में आप देखोगे x बराबर माइनस ए क्या है, ये इधर को पार्टिकल है अपोजिट डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जो है सो मान लो प्लस ए है, क्योंकि ये इस वाले डायरेक्शन में ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, इधर को ये आ रहा है तो माइनस, इधर को ये जा रहा है, ये तो फिर प्लस, ये ब्लॉक इधर को जाएगा जब डिस्प्लेस होगा। तो ए जो है लीनियर एक्सेलरेशन है और x जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। हम इसके टर्म को भी जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। अलग अलग टर्म्स को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इसका इक्वेशन देखते हैं। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन हमने यहाँ पे माइनस साइन क्यों यूज किया, तो आपको पता होगा कि जब ब्लॉक जो है, ब्लॉक को हम डिस्प्लेस करते हैं तो मैंने बताया कि वो फिर वापस मीन पोजीशन की तरफ, टू एंड फ्रो वाला जो केस होता है वो होता है, तो फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगता है, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन इधर हो गया, इधर को लग रहा है हमारा। यहाँ इस डायग्राम में देखो, इस डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस की तरफ ये जा रहा है, इसलिए हमारा फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन माइनस साइन मतलब अपोजिटली डायरेक्टेड। तो चलिए इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो फोर्स बराबर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो माइनस के एक्स के ये बराबर हो गया, ये हम वेक्टर फॉर्म में इसे लिख दिए। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं तो माइनस के बाई एम एक्स होगा, जिसे हम ऐसे एक कांस्टेंट माइनस के डैश के तौर पर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये मैंने क्यों शो किया कि जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का अपोजिटली डायरेक्टेड, वैसे ही एक्सेलरेशन भी अपोजिटली डायरेक्टेड होता है उसके डिस्प्लेसमेंट का। इससे पहले मैंने उसको थोड़ा इलस्ट्रेशन के थ्रू भी समझा दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत बिल्कुल ना हो सके। और क्लिप भी आप स्क्रीन पे दोबारा से देख सकते हो। इसी तरह से आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें देखने को मिलता है पार्टिकल ऑसिलेट होते रहता है अपनी मीन पोजीशन से, एक बार टू एंड फ्रो, इस तरह का केस हमें देखने को मिलता है। अब हमने लीनियर केस में देख लिया, लीनियर मोशन में, अब हम इसे रोटेशनल मोशन के केस में जानेंगे। आपने क्लास 11th में रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें अल्फा को हम एंगुलर एक्सेलरेशन मानते हैं, थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पे ए जो होगा, ये ए वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस थीटा का, जैसा हमने उस केस में ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स देखा। बस कुछ नहीं किया, मैंने थीटा से उसको रिप्लेस कर दिया। अब ये जो थीटा होता है वो होता है ओमेगा इंटू टी। ये कहां से हुआ, अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम के फॉर्मूला से आपको ये देखना पड़ेगा। स्पीड आपका ओमेगा हो गया रोटेशनल में और टाइम टी हो गया। तो 2 पाई, अगर मान के चलो आप ऐसे समझो कि 2 पाई रेडियन एक टाइम पीरियड में ये कंप्लीट करता है, तो एक टाइम पीरियड के लिए थीटा की जगह पे यहाँ पे 2 पाई आ गया, ये ओमेगा टी ऐसे क्या ऐसे रह जाएगा। तो ओमेगा बराबर यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 2 पाई बाई टी, और 1/t बराबर न्यू होता है, ये आपको फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम टाइम पीरियड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो ये यहाँ पे जो ये वाला जो बॉडी है ये नेचुरल है मीन पोजीशन पे, और उसके बाद इधर वाला पार्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। एक बार और देख लेते हैं,
तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन इधर को बी हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये निगेटिव डायरेक्शन में आपका ए जो है एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और ये ओ जो है ये किसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वेयर देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब कि हमारा नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होगा। उसके बाद जो फोर्स लगेगा वो बाद में लगेगा, लेकिन इस पोजीशन में आपका फोर्स जीरो है, इसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। तो चलिए हम इसे आगे और थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। सम डेफिनेशंस कंसर्निंग SHM, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन से संबंधित कुछ डेफिनेशंस को हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल का जो होगा वो डिस्प्लेस जैसे किया तो उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, उसी से रिलेट करता है। जैसे ये यहाँ से मान लो O से P, ये वाला पार्टिकल इधर को गया O से P, तो ये इसका एम्पलीट्यूड ये हो गया, इधर को गया तो ये हो गया आपका Q, तो OP बराबर OQ बराबर A, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये यहाँ पे A हो जाएगा। बस एक छोटा सा टर्म है, ये होता है एम्पलीट्यूड, मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ऑसिलेशन के बारे में बात करें तो कहेंगे कि कोई पार्टिकल है, मान लो मूव्स करता है फ्रॉम O टू P, जैसे हमने ब्लॉक वाले केस में देखा कि ब्लॉक को हम जैसे डिस्प्लेस कर देते हैं, ये ब्लॉक जैसे अटैच रहता है उस स्ट्रिंग के साथ, तो पार्टिकल जब O से P की तरफ जाए और रिटर्न हो P से Q की तरफ, ठीक है, O से होते हुए वाया O, इसलिए मैंने लिखा वाया O से होते हुए, मतलब मीन पोजीशन से होते हुए Q की तरफ, और देन कम्स बैक फ्रॉम Q टू O, और ये Q से फिर वापस O पे आ जाए, तो इसे हम कहते हैं ऑसिलेशन। एकदम छोटा सा टर्म है। ऑसिलेशन के बारे में मैंने बताया ना आपको, ये पार्टिकल ऐसे अटैच रहता है, जैसे ये है, ऐसे ऐसे यहाँ पे ये ब्लॉक रहता है यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ, तो इसको थोड़ा खींचते हैं तो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर क्या होता रहता है, ऑसिलेट होते रहता है इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे ऑसिलेशन को छोटा सा टर्म से डिफाइन करेंगे, तो एक ऑसिलेशन बराबर मोशन फ्रॉम P टू Q और प्लस Q टू P हम लिख सकते हैं, एकदम छोटा सा टर्म। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो टाइम पीरियड को कहते हैं कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में पार्टिकल को जो समय लगेगा उसे हम, जो SHM एग्जीक्यूट करे, SHM एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे, और T यहाँ पे जो होता है वो पीरियोडिक टाइम होता है। ये सब छोटा छोटा टर्म का उतना खास जरूरत नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो सके। तो चलिए बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जो आपका पार्टिकल मतलब एग्जीक्यूट करता है SHM, और एक सेकेंड में जो ऑसिलेशन कंप्लीट होता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब कि n बराबर 1/t, जैसा मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था, इसे ही हम न्यू भी बोलते हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर हो गया होगा। फेज, ये छोटा छोटा टर्म है, बहुत छोटा टर्म सब है। फेज होता है A sin ωt + phi। फेज का मतलब क्या होता है, जैसे द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट पोजीशन पे। वाइब्रेटिंग पार्टिकल का जो डायरेक्शन और मोशन होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट इंस्टेंट्स पे, डिफरेंट इंस्टेंट्स बोल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन, यहां पे आप देखो इस डायग्राम में देखना आप, इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल को जो हम एक्सप्रेस करते हैं तो इस इक्वेशन के थ्रू हम एक्सप्रेस करेंगे। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल क्या होगा, डिफरेंट होगा डिफरेंट इंस्टेंट्स पे, उसे हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम फेज कहते हैं, जहां पे फाई हमारा फेज डिफरेंस है और इसे हम कहते हैं फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। क्लियर होगा आपको। तो आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखा था कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, तो f बराबर -kx, जहां पे k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर भी या स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसे हम कह सकते हैं। ये कांस्टेंट हमने प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे अप्लाई किया। अब मान के चलो आप जानते हो कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो आप एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला लगा दो d2x/dt², कोई नया नहीं है, एट एनी इंस्टेंट t, मतलब किसी भी समय t समय पे। तो इक्वेशन पहला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको ये इक्वेशन आ जाएगा, d2x + k/m x बराबर 0। कुछ नया नहीं है, ये यहां से आपको क्लियर होगा। ये मैं क्या कर रहा हूं, अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बता रहा हूं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपको कई जगह पे आपको काम आ जाता है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो d2x/dt² + ω² x बराबर 0। तो हमने ω² क्यों लिखा, क्योंकि ω² होता है k/m। ये फॉर्मूला हम आगे डिराइव करेंगे, थोड़ा आप लोग जरूर वेट करें, आपको पता चल जाएगा कि ये ω² यहाँ पे क्यों आया।
और इस तरह के इक्वेशन 2 और 3 को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी इक्वेशन 2 और 3 को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं x बराबर सी ई का पावर अल्फा टी। इसे हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखे हैं, जहां पे c और अल्फा जो है ये कांस्टेंट है। ये अपने तरफ से हमें मानना पड़ा इस इक्वेशन को वैलिड बनाने के लिए, जहां पे c और अल्फा कांस्टेंट है, और इसे हमने e का पावर t के फॉर्म में, मतलब कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में इसे लिख दिया, इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इसे आप डिफरेंशिएट करो dx बाई dt, मतलब कि ये आपको वेलोसिटी हो जाएगा, ये फिर आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसको आप डबल डिफरेंशिएट करो, आपको इस तरह से कुछ मिलेगा। अब मैं इस दोनों वैल्यू को मैं कहां पुट कर रहा हूं? तो थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे इसको, तो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। थर्ड इक्वेशन में पुट करो, यहां पे ये ऐसे हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर हमने क्या किया, सी का पावर ई पावर अल्फा टी, सी ई का पावर अल्फा टी कॉमन ले लिया हमने, तो ये कभी इक्वल इसके इक्वल हो नहीं सकता, जीरो के इक्वल। तो अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इतना, तो अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर प्लस माइनस आई ओमेगा, जहां पे आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है, जैसा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लास 11 में पढ़ा था, और उसका वैल्यू होता है अंडर रूट -1। अब चलिए बात करते हैं और देखते हैं इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा जब आप इसे पुट करोगे इक्वेशन 4 में। इस वैल्यू को पुट करो आप इक्वेशन 4 में, ये वाला जो है अल्फा वाला, ठीक है। कहां पे पुट करोगे? इक्वेशन 4 में। तो आपका कुछ इस तरह का रिजल्ट दिखेगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये यहां पे माइनस लिख दिया, ये यहां पे आप समझ जाना कुछ नहीं है, मतलब कि सी ई का पावर प्लस आई ओमेगा टी। अब चलो इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग समझेंगे यहां से। तो अगर हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखें इक्वेशन 4 का, तो ऐसे लिख सकते हैं C1 और C2 के टर्म में, जहां पे C1 और C2 क्या है, एक कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट्स है, ऐसा हम मान सकते हैं। मैथमेटिकली कुछ ऑपरेशन हमें करना ही पड़ेगा। अब चलिए, मतलब इसे कह सकते हैं एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सॉल्यूशन विल आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। Therefore, the general solution of equation 4 can be written in the following form। तो चलिए अब हम इसको आगे समझते हैं। इससे पिछले वाले सेक्शन में आपने जो इक्वेशन देखा था, तो उसी का यहाँ पे हम लोग थोड़ा डेरिवेशन करेंगे कैसे होता है। तो x को हम इस टर्म में लिख सकते हैं, इक्वेशन 7 को, ये कॉस और साइन के टर्म में, ये आई साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हमने कॉस ओमेगा टी को कॉमन निकाल लिया और साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाल लिया। ये सब तो क्लियर है आपको, मैथमेटिकल टर्म है। अब हम क्या करेंगे, कुछ हमें मैथमेटिकली कुछ करना पड़ेगा इसमें छेड़खानी, कि C1 प्लस C2 के जगह पे a साइन फाई रख देते हैं फेज डिफरेंस के टर्म में, और इस IC1 माइनस IC2 के जगह पे a कॉस फाई रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला लाना है, ताकि साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b के फॉर्म में आ जाए। तो इसको इक्वेशन 8 में रखने पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जिसे हम वापस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में ला लिए। यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का मीटर में, a क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इन रेडियन पर सेकेंड, और फाई क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है। यही था आपका, यही इक्वेशन आपने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम में, तो इसको मैंने डिराइव कर दिया। अब चलिए हम लोग जानते हैं आगे क्या कर होगा इसमें। तो इक्वेशन 9 जो है वो देगा आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे। अगर आप t को रिप्लेस कर दो 2 पाई बाई ओमेगा से, तो क्या होगा? तो इसको हम इक्वेशन में रखेंगे तो कुछ इस तरह का सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा। ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा प्लस 5, कुछ नया मैं नहीं कर रहा हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस 5। मतलब कि अगर ऐसा देख रहा, इस सिचुएशन में हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि मोशन जो है रिपीट हो रहा है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई बाई ओमेगा। मतलब कि ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है इक्वेशन 9 की तरह, इसीलिए मैंने लिखा है दिस इज द सेम इक्वेशन एज 9। तो मान के चलो फेज आपका ओमेगा टी प्लस 5 है, तो t बराबर 0 होगा, तो उस टाइम में ओमेगा टी प्लस 5 आपका क्या मिल जाएगा, 5। इनिशियल फेज आपका 5 हो जाएगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए कुछ हम लोग सर्टेन सिचुएशन देखते हैं इसके लिए। अब मान के चलो कि ये कोई आपका इस तरह से ये मेन पोजीशन था, यहां पे कोई पार्टिकल है, तो यहां पे टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, डिस्प्लेस थोड़े नहीं किए हम। तो अगर हम a साइन ओमेगा टी प्लस 5 वाले रिलेशन से देखें इसको x बराबर, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा a साइन 5 हो जाएगा, ये आपको 5 हो गया। जो आपको साइन 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। मतलब 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ,
ये मोशन जो पार्टिकल का हो रहा है स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसका मतलब फाई का मान 0 होगा, इस मीन पोजीशन से पार्टिकल का मोशन स्टार्ट होगा। तो अब हम एक्सट्रीम पोजीशन के केस में ऑब्जर्व करते हैं पार्टिकल को, तो टाइम यहां पे 0 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पे a हो जाएगा, सॉरी स्मॉल a, क्योंकि ये यहां से यहां सॉरी इस डायरेक्शन में क्या हुआ, पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया, तो यहां पे एम्पलीट्यूड हमारा a हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा a हो जाएगा। यहां पे था पार्टिकल मीन पोजीशन पे तो 0 था डिस्प्लेसमेंट, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपको a हो गया। तो अब जब इसी यहीं पे आप इसको पुट करते हो इसी इक्वेशन में, तो x बराबर x की जगह पे आप क्या रखोगे, a रखोगे, तो a बराबर कितना हो गया, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई रखो, इसको आप स्मॉल a यहाँ पे समझ के चलो, ये a से a कैंसल, और t के जगह पे तो आपको 0 रखना है, तो ये आपको आ जाएगा फाई बराबर पाई बाई 2, मतलब कि 90 डिग्री का केस आ जाएगा। मतलब पार्टिकल का जो मोशन होगा एक्सट्रीम पोजीशन से वो क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, जहां पे फाई क्या है, इनिशियल फेज है। चलिए हम इसे अलग तरीके से जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी आप निकालोगे, आप उस इक्वेशन में इस इक्वेशन को आप मान लो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो इक्वेशन 10 मैंने लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट करो तो इस तरह से कुछ आपको आएगा, cos ओमेगा टी प्लस फाई की जगह पे मैंने sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स वाले फॉर्मूला से 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला रख दिया, और ओमेगा को हमने जैसे था बाहर छोड़ दिया इसको, ठीक है। अब चलो इसे हम बात करते हैं, ओमेगा को ऐसे बाहर कर दिया, ए को अंडर लेके गया मैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और v बराबर ओमेगा अंडर रूट, ये अंडर रूट नहीं है, इसको आप क्रॉस करके चलो, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब कि ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर, क्योंकि x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है हमको, इस इक्वेशन का स्क्वायर दिख रहा है, ये जो इक्वेशन है इसका मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब एक्सक्लेरेशन हम लोग देखेंगे, तो एक्सक्लेरेशन होता है, डिफरेंशिएट करेंगे जब हम इक्वेशन 10 को, तो हमें एक्सक्लेरेशन मिलेगा, जो कि डिफरेंशिएट करने पे आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे हमने ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया, और इस इक्वेशन की जगह पे एक्स हमने रख दिया, क्योंकि एक्स का वैल्यू आपको पता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ओमेगा की जगह पे मैंने शुरुआत में k बाई एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्यों रखा था, क्योंकि फोर्स बराबर आप जानते हैं कि माइनस के एक्स होता है, और इधर आपको फोर्स बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि एम ए होता है ना, तो एम हो गया मास इंटू एक्सक्लेरेशन, तो एक्सक्लेरेशन यहाँ पे आपको ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो इसे आप जब दोनों को कंपैरिजन करोगे तो ये यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा इस तरह से इक्वेशन, जैसा मैंने पहले बताया। उसके बाद चलिए इसे हम कुछ और तरीके से देखते हैं, ये तो हो गया हमारा। अब टाइम पीरियड हम तो जानते हैं कि t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो फ्रीक्वेंसी 1/t होगा, तो 1/2 पाई, और अंडर रूट k बाई एम भी इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे आपको लिखना है। ये मैंने सारा फॉर्मूला आपको बता दिया अच्छे से। तो यही था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स टर्म्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, जो कि आपको अधिकतर समय परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अन्य छात्रों तक भी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और साथ में चैनल पे आप लोग अपना प्यार और धैर्य जरूर बनाए रखें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।